हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैंने कल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की टॉपिक पढ़ाई थी, लेकिन उसमें कुछ टॉपिक जो थी या कुछ चीज़ें वो बच गई थी। ठीक है, आज वो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सेकेंड वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन और फॉर्मेशन ऑफ कोरियन। कहने का मतलब ये है कि सेकेंड वीक, दूसरे हफ्ते में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद कोरियन का फॉर्मेशन होता है, यानी कोरियन का निर्माण होता है। देखिए क्या होता है ये कोरियन। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कोरियन, ये देखिए क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड जो नहीं होते, एमनियन है ये एमनियोटिक कैविटी है, ये एमनिवान है और ये एमनियोटिक कैविटी है। एंड इसके अंदर जो एक लिक्विड जो मटेरियल भरा है उसे क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड, यानी लिक्विड पदार्थ जो है उससे हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म ये वाला है। उसके बाद इधर जो है ये ग्रीन कलर से जो दिख रही है आपको, वो साइटोट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, इसके बाद ये ईपीब्लास्ट है कि हाइपोब्लास्ट होती है। यॉक सेक होता है इसी में, ये यॉक के आकार का बना है ना, ये यॉक सेक है। ये है कोरियन का फिगर। ये फिगर आप लोग को रेयर केस में मिलेगा। तो फिगर बना के अगर आप लोग चीज़ें बनाती हैं या चीज़ें लिखती हैं तो एग्ज़ाम में जो प्लस चांस रहते हैं ना नंबर मिलने के। ठीक है, नंबर बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि फिगर से जो होता है एग्जामिनर जो होता है, जो कॉपी चेक करता है, वो अट्रैक्ट होता है। वो समझ जाता है कि बच्चा यदि फिगर बनाया तो बहुत अच्छा है पढ़ने में, तो नंबर आपको बहुत अच्छा मिलता है। अब देखिए कोरियन होता क्या है, कोरियन होता क्या, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कोरियन क्या है। देखिए, 8वें दिन जो होता है ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर में बढ़ जाता है। एक्सटर्नल लेयर को जो होता है सिनट्रोफोब्लास्ट कहते हैं एंड इंटरनल लेयर को साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। एक्सटर्नल लेयर को सिनट्रोफोब्लास्ट, ये एक्सटर्नल लेयर था, कहाँ गया, ये देखिए, ये एक्सटर्नल लेयर जो होती है, ये रेड वाली जो बनी है वो सिनट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, एंड जो ये इंटरनल लेयर है जो ग्रीन वाली है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट, यानी जो रेड वाली लेयर एक्सटर्नल लेयर बाहरी जो है उससे हम लोग सिनट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, यानी जो इंटरनल जो ग्रीन से बनी है उससे हम लोग साइटोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। अंडरस्टैंड। इसके बाद देखिए आगे क्या है, सिनट्रोफोब्लास्ट में न्यूक्लियस 10 से अधिक होते हैं। इसके पश्चात आइसियम इनर सेल मॉस जो होती है 2 लेयर में बढ़ जाती है। इससे सबसे ऊपरी भाग या लेयर जो होती है वो ईपीब्लास्ट तथा निचली भाग को हाइपोब्लास्ट कहते हैं। ठीक, निचली भाग को जो हाइपोब्लास्ट, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, ईपीब्लास्ट कहते हैं। हाइपोब्लास्ट का ये देखिए हाइपोब्लास्ट, इधर जो होती है ईपीब्लास्ट होती हैं। उसके बाद जो क्या है, ईपीब्लास्ट फूल जाता है, इसके सबसे बाहरी लेयर को एमनियन कहते हैं। ईपीब्लास्ट कहने का मतलब है जो ईपीब्लास्ट है वो फूल जाता है, इसके सबसे बाहरी को क्या कहते हैं, एमनियन कहते हैं। ये देखिए एमनियन है। ओके, उसके बाद जो इसके अंदर कुछ गाढ़े पदार्थ नुमा जो भरा होता है उससे एमनियोटिक कैविटी कहते हैं। एमनियोटिक कैविटी, ये देखिए, ये पूरी जो एमनियोटिक कैविटी है। उसके बाद एमनियोटिक कैविटी के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, तरल पदार्थ भरा होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ओके, एमनियोटिक कैविटी के बाद एमनियोटिक कैविटी में कुछ तरल पदार्थ भरा होता है, देखिए मैंने पहले ही बताया, जिससे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। इसके बाद जो थी हाइपोब्लास्ट अपनी सेल्स की संख्या में वृद्धि करती है, सेल की संख्या व अपना साइज बढ़ा लेता है। ओके, हाइपोब्लास्ट में साइटोप्लाज्म की मात्रा अधिक होती है, जिससे जो होता है क्या होता है कि सेल के बाहर आने को एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म भी कहते हैं। इनके बढ़ते हुए साइज को यॉक सेक कहते हैं। ये देखिए, बढ़ती जो साइज है, ये अपनी साइज जो बढ़ा ले रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यॉक सेक कहते हैं। यॉक सेक कहते हैं, जिनके बड़े साइज को यॉक सेक कहते हैं। या एम्ब्रियो के नीचे स्थित तरल पदार्थ है। ठीक है, सिनट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लाजी, एक्सटर्नल एम्ब्रियो, मेजोडर्म जो होता है, ये सब मिलने से क्या होता है, कोरियन का निर्माण होता है। कोरियन का निर्माण कैसे होता है, ये देखिए, ये सब तो मिलके बना रहे हैं, सिनट्रोफोब्लास्ट, एमनियन, एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक कैविटी, साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म है, हाइपोब्लास्ट, ईपीब्लास्ट और यॉक सेक, ये सब मिलके क्या करते हैं, कोरियन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए कोरियन करता क्या, आगे चल के वो देखते हैं हम लोग। ठीक है,
देखिए कोरियन जब बन जाता है उसके बाद जो होता है प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। ये देखिए प्लेसेंटा का फिगर है। इधर क्या है, हाइपोब्लास्ट, ये देखिए फ्यूचर अनवाइल्ड कार्ड है। ये एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है, यानी कोरियन या विलाई जिसे कहते हैं। साइटोट्रोपोब्लास्ट कोरियन विलाई है। साइटोट्रोपोब्लास्ट कोरियन विलाई है। ठीक, यही प्लेसेंटा का फिगर है। बहुत सारा फिगर आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन ऐसा फिगर आप लोग को कहीं नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना सिंपल, इतना इजी डायग्राम जो आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। तो फिगर बना बना के मैं बार बार कहती हूँ, कोई भी चीज़ लिखिए तो फिगर पहले बनाइए ताकि समझ में आए आप लोग को। ठीक है, देखिए क्या होती है प्लेसेंटा। 14 यानी 14वें दिन कोरियन जो होती है वो मुड़कर अंगुली जैसी संरचना बना लेती है, मतलब जिसे कोरियन विलाई कहते हैं। मैंने फिगर में दिखाया कोरियन विलाई यही है। देखिए ये कहाँ गए कोरियन विलाई, इधर देख रहे हैं कोरियन विलाई, यही है कोरियन विलाई। इसके बाद होता क्या है, ये कोरियन विलाई जो इंडोमेट्रियम वॉल में उपस्थित ब्लड वेसल में जुड़ जाते हैं। इंडोमेट्रियम लेयर कौन किसकी होती है, यूट्रस की होती है। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, 3 लेयर पाई जाती है ना यूट्रस में, जिसके फलस्वरूप ब्लड वेसल्स में ब्लड निकलकर कोरियन विलाई के साइटोट्रोपोब्लास्ट कोरियन विलाई में पहुंचते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा का निर्माण होता है इस प्रक्रिया के द्वारा। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य जो होता है एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। कहने का मतलब होता है कि जब बेबी जो होता है यूट्रस में होता है तो एक प्लेसेंटा होता है, जुड़ा होता है। तो प्लेसेंटा का वर्क होता है कि माँ जो भी चीज़ें खाती है, जो न्यूट्रिशन उन्हें मिल रहा है, वही न्यूट्रिशन को उस बेबी तक पहुँचाने का कार्य करता है। कौन, प्लेसेंटा करता है। ठीक है, समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं, ये भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो टॉपिक है बहुत बड़ी है, इतनी इजीली नहीं समझ में आएगी, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी। जब आप लोग पूरा पढ़ेंगे तभी समझ में आएगी। देखिए प्लेसेंटा आप लोग को इसमें देखने को मिलेगी, बेबी ही यूट्रस है, यूट्रस के अंदर बेबी है। ठीक है, ये जो होती है पेरीमेट्रियम, बीच वाली इंडोमेट्रियम, लास्ट वाली पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। प्लेसेंटा देखिए यही है जो बच्चे के पेट से जुड़ा होता है, यानी जो फीटस होता है उसके पेट से जुड़ा होता है। ये देखिए प्लेसेंटा, ये ठीक, यही प्लेसेंटा होता है। करता क्या है, न्यूट्रिशन। और भी इससे कई कार्य होते हैं, वो हम लोग देखते हैं क्या क्या कार्य होता है प्लेसेंटा। और इसे क्रॉस सेक्शन भी है, देखिए प्लेसेंटा का क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन ऑफ प्लेसेंटा। अनबाइलियल कॉर्ड होती है, मैटरनल पोर्शन, फेटल पोर्शन, मैटरनल एंट्री होती है, मैटरनल वेन में नस होता है, आर्टरी में जो धमनियाँ नहीं होती हैं वो होती हैं, सिराएँ और नसें ये सब जुड़ी भी होती हैं। प्लेसेंटा में ये भी होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या वर्क है इसके। अपरा यानी प्लेसेंटा हुई अपरा कहते हैं हिंदी में, ग्लाइकोजन तथा लव का संचयन करता है। अपरा जो होता है भ्रूण यानी एम्ब्रियो एवं माता के मध्य विभिन्न पदार्थों तथा गैसों के विनिमय का कार्य भी करता है। ठीक है, अपरा जो होता है एस्ट्रेडियोल, प्रोजेस्टेरॉन, मोनोकोरियोनल गोनेडोट्रोफिक हार्मोन जो होता है तथा मानव अपरी सोमैटोट्रोफिक हार्मोन जो होता है उससे स्रावण करता है। इसका ट्रोफोब्लास्ट इसमें से गुजरने वाले प्रोटीन का अपघटन करता है। ओके, यह यकृत के निर्माण तक ग्लाइकोजन का संचयन करता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी यकृत होती है यानी लीवर में ग्लाइकोजन का जो निर्माण होता है। लेकिन ये भी आप लोग जानते हो कि फर्स्ट मंथ जो होता है बेबी में केवल क्या डेवलप होता है, हार्ट होता है। हार्ट के बाद ही सारे धीरे धीरे ऑर्गन डेवलप। जब तक जो होता है लीवर नहीं बनता तब तक ग्लाइकोजन का संचयन कौन करता है, यही प्लेसेंटा ही करता है। ठीक है, समझ में आया होगा। देखिए इसके बाद क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन होता है। इधर देखिए प्रीमेटिव नोड है, इधर प्रीमेटिव स्ट्रिक है, ये एक्टोडर्म है, ये इंडोडर्म है, और इधर बीच वाली लेयर जो होती है वो मेजोडर्म कहलाती है। ये सभी लोग जानते हैं। अब होता क्या है गैस्ट्रुलेशन में, वो चीज़ें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए गैस्ट्रुलेशन 15वें दिन, ठीक, एपीब्लास्ट में प्रीमेटिव नोड और प्रीमेटिव स्ट्रिक का निर्माण होता है। एपीब्लास्ट के जो सेल्स होते हैं वो प्रीमेटिव के अंदर से हाइपोब्लास्ट तक पहुंचते हैं, जिसके कारण हाइपोब्लास्ट के लेयर रैप्चर हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं। नष्ट हुए लेयर पर एपीब्लास्ट की जो कुछ कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है जिससे एंडोडर्म कहते हैं। देखिए ये इकट्ठी हुई न सेल्स, इन्हीं को क्या कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं। इसके बाद तथा एंडोडर्म में जो के ऊपर पाए जाने वाली एपीब्लास्ट सेल को मेजोडर्म कहते हैं। एंडोडर्म के ऊपर जो पाई जाने वाली सेल होती है उसे हम लोग मेजोडर्म कहते हैं। ओके, प्रीमेटिव के चारों तरफ उपस्थित सेल को एक्टोडर्म में कहते हैं। प्रीमेटिव के चारों तरफ उपस्थित सेल को एक्टोडर्म में कहते हैं। ये देखिए
रिड वाली ये एक्टोडर्म कहलाती हैं। ओके, इसके बाद जो होता है, तो जब एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। कहने का मतलब जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों का निर्माण होता है तो यही प्रोसेस जो होती क्या कहलाती है, गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। एक्टोडर्म के द्वारा नर्वस टिश्यू का निर्माण होता है, मेसोडर्म के द्वारा कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है एंड मसल टिश्यू का निर्माण होता है। और एंडोडर्म क्या करता है, एपिथेलियम टिश्यू का निर्माण। यानी जितने भी टिश्यू का निर्माण होता है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म के द्वारा होता है। ठीक है, इतनी डिटेल नॉलेज कहीं नहीं बताई जाएगी। ठीक है, समझ में आया होगा तो बताइएगा कमेंट में ज़रूर। अब देखिए होता क्या है, होता ये है कि एपिथेलियम का निर्माण तीनों जो है जर्मिनेटिव लेयर के द्वारा होता है। पास्चुराइजेशन पढ़ा दें, पास्चुराइजेशन एक लास्ट टॉपिक, उसके बाद मैं बताऊंगी फर्स्ट मंथ में क्या बनता है, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में क्या होता है। पास्चुराइजेशन जो 9वें महीने में यूट्रस में उपस्थित फीटस के अंदर जो होता है एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है, जो कि प्लेसेंटा के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन में बदल दिया जाए। एंड्रोजन हार्मोन के एस्ट्रोजन हार्मोन में कौन चेंज करता है, तो प्लेसेंटा। एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्रावण को रोक देती है। ठीक है, यह ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर का निर्माण जो होता है मायोमेट्रियम पर करता है। यानी यूट्रस के मायोमेट्रियम लेयर पर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर का निर्माण होता है। मायोमेट्रियम लेयर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण बढ़ जाता है, जिससे मायोमेट्रियम लेयर में संकुचन उत्पन्न हो जाता है और फीटस सर्विक्स कैनाल की तरफ बढ़ता है। जैसे ही बेबी सर्विक्स कैनाल में पहुंचती है तो सर्विक्स कैनाल पर उपस्थित ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर हार्मोन आने लगता है लगातार। ठीक है, सक्रिय हो जाता है और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है सर्विक्स कैनाल पर पहुंचता है, जिसके फलस्वरूप सर्विक्स कैनाल जो होती 10 सेंटीमीटर तक फैल जाती है और बेबी वजाइना से बाहर आ जाता है। जब फीटस यूट्रस से बर्थ कैनाल के द्वारा बाहर आता है, जिसे इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पास्चुराइजेशन कहते हैं। देखिए होता क्या है, बेबी अंदर होता है, बेबी पे कुछ हार्मोन्स का स्रावण करता है तो धीमे धीमे वो सर्विक्स कैनाल की तरफ आता है। सर्विक्स कैनाल का मुंह चौड़ा हो जाता है, फिर धीमे से वो वजाइना के थ्रू वो बाहर चला आता है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा कि समझ आया कि नहीं। और कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ और थर्ड मंथ में क्या क्या फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट मंथ में हार्ट बनते हैं और सिंबल ऑफ ग्रोथ एम्ब्रियो का बनता है। सेकेंड मंथ में फॉर्मेशन हैंड होता है, लेग, सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड मंथ में ऑर्गन का ही फॉर्मेशन होता है। फोर्थ मंथ की साइज इंक्रीज होती है, फिर साइज जो बनती है। फिफ्थ मंथ में हेयर प्रेजेंट, हेयर फर्स्ट मूवमेंट होता है। सिक्स्थ मंथ में बॉडी, हेयर, आईलिड्स और सेक्रेट आईलिड्स का। सेवन्थ मंथ में साइज इंक्रीज होती है, 8 मंथ में भी साइज ही इंक्रीज होती है, 9 मंथ में भी साइज ही इंक्रीज होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि फर्स्ट मंथ में कौन सा ऑर्गन फॉर्मेशन होता है, सेकेंड मंथ ऐसे करके पूरे देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट मंथ में जो हार्ट बनता है, सेकेंड मंथ में फॉर्मेशन ऑफ हैंड, लेग, थर्ड मंथ में ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, फोर्थ में साइज इंक्रीज होती है, फिफ्थ में हेयर प्रेजेंट होते हैं और हेड बनता है, सिक्स्थ मंथ में बॉडी पर पूरे हेयर आ जाते हैं और आईलिड्स, आईलेस ये सब। सेवन्थ मंथ, 8th मंथ, 9th मंथ में जो साइज इंक्रीज ही होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो बताइएगा कमेंट में और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ठीक है, और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।